सर पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं और समाजवादी के मित्र हैं, इनको एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ। जी। तो इधर इधर की बात मत कर, बताइए काफिला क्यों लूटा। पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि इन्होंने काफिला क्यों लूटा है। दूसरी बात ऐसी है कि कांग्रेस के जो थे उन्होंने पूरी चीज बोल दी, लेकिन एक भी कोई प्रोविजन या प्रावधान पे बात नहीं की। वो सिर्फ रेटोरिक की बात कर रहे थे कि एक कौम को ये किया जा रहा है, कौम को वो किया जा रहा है। अरे आपके राज में कौम की जो हालत हुई है, सच्चर कमेटी ने उसको अच्छे से कैप्चर किया 2006 में। सो कौम के बारे में जो आप बात करते हैं तो वोट लेने के लिए बात करते हैं, आप तो उनके भलाई के लिए कुछ काम नहीं किया। दूसरे समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि नहीं कोई मुस्लिम इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाली भाजपा की पार्टी है। एक आदिवासी महिला जो पिछड़े वर्ग से आती है उनको राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर अपने द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति हमने बनाया। तो आपको जो आप वोट की राजनीति से थोड़ा सा बाहर आइए और जमीन पे आइए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो बात करते हैं तो आपकी दोनों की परिवारवादी पार्टी है। आप बनाइए ना, अपने पार्टी का अध्यक्ष मुस्लिम बनाइए, उसको सीएम मुस्लिम बनाइए। तो आपके यहाँ तो सिर्फ यादव परिवार से ही लोग अध्यक्ष बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी बने, अभी अखिलेश जी बने, और आगे चल के भी परिवारवादी होने वाला है। यहाँ भी वही है, कांग्रेस में गांधी परिवार ही चलते आ रहा है। तो आप दोनों सिर्फ जो है, ये आप दोनों की जो पार्टियां है, वो कोई भी कौम का कोई भला नहीं किया है, सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। और प्रदीप जी देखिए, ये जो वक्फ कानून था, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अगर अपील की प्रोविजन इसमें डाल दी गई है तो इनको क्या तकलीफ है भाई। अगर अपील पहले भी थी अभी भी है तो आपको क्या तकलीफ है। अपील तो हाई कोर्ट में जानी है। तो आपको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मेन सेक्शंस थे उसको एक लिमिटेशन एक्ट होता है। कोई भी दुनिया के कानून में आपको क्लेम करना है तो लिमिटेशन रहता है। वक्फ कानून में कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं था। आप कहीं भी आपकी मर्जी हो जाए, आप जाके क्लेम कर दो भाई मेरी लैंड हो गई, और कोई भी लिमिटेशन एक्ट नहीं था। सेक्शन 40 के अंडर ऐसा था कि जिसकी वक्फ बोर्ड बोलेगा वो सर्वेयर सर्वे करेगा, वक्फ ट्राइब्यूनल डिसीजन देगा, और उसके बाद लैंड हो गई वक्फ बोर्ड की। दूसरी बात ऐसी है सर कि वक्फ बोर्ड के कानून एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। ये कोई किसी धर्म के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये मंदिर की बात कर रहे थे तो मस्जिद कमेटी में थोड़ी भाई साहब कोई हिंदू आके बैठ रहा है। ये तो मंदिर कमेटी में हिंदू बैठेंगे, मस्जिद कमेटी में मुसलमान बैठेंगे, क्रिश्चियन के चर्च में क्रिश्चियन बैठेंगे। ये तो जैसे चैरिटी कमिश्नर एक्ट के अंडर, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके अंडर सब मंदिर आते हैं, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में चैरिटी कमिश्नर तो कोई भी धर्म का बन सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि वक्फ बोर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और जो रिलीजियस बॉडीज है, मस्जिद होगी या जो भी आपके धार्मिक अनुसंधान होंगे, उनके ऊपर कोई बैठाने नहीं वाला। ये माननीय देश के गृह मंत्री ने एकदम क्लियर कर दिया है, और आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिए, आप क्लियर एक्ट पढ़िए। तीसरी बात है सर, एक मुझे सर कैसा था कि एक बात होती है कि मेरे कांग्रेस के मित्र ने बोला कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी डोनेट की। अरे भाई साहब, आप क्या डोनेट कर सकते जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद से कमाई हुई है। आप वक्फ बाय यूजर भी कर रहे हैं, यानी जो प्रॉपर्टी को आप किसी से यूज करने पे लिए उसको आप डोनेट कर दे रहे। सरकार की प्रॉपर्टी आपको आप डोनेट कर दे रहे। तो ये किस तरीके की धांधली वक्फ कानून में हो रही है। तो देखिए, कोई भी रिफॉर्म अगर अच्छे चीज के लिए आता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में इतने रिफॉर्म्स हुए, लैंड एक्ट में इतने हुए, हर चीज में जीएसटी नया आया। क्या हम लेके बैठे क्या कि 50 साल पहले हमने सेल्स टैक्स लाया था, वैट लाया था, तो वही कानून चले। रहे जो कानून को रिफॉर्म की जरूरत है, और ये रिफॉर्म आज के दिन की बात नहीं है, ये तो रिफॉर्म क्योंकि इसका मिसयूज होता गया। मुझे सर बताइए, 2013 में आपको वक्फ कानून में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी। आपने सेक्शन 40 क्यों डाला। उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन 10 साल में 21 लाख एकड़ कैसे बढ़ गई। उसके 1913 से लेके 2013 तक आपकी 18 लाख थी, और 10 साल में इतने मुसलमानों ने डोनेट आके कर दी। और ऐसी जो वक्फ बाय यूजर था, ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। जो मैं दान कर सकता हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी के प्रॉपर्टी को यूज करूँ और उसको दान करूँ, सरकार की प्रॉपर्टी को यूज करूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वक्फ कानून में, अगर ये नए वक्फ कानून का कुछ गलत होने वाला है, तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और गृहमंत्री साहब ने कई बार बोला है, देखिए ये इमोशनल रिटोरिक रेस करके कि कब्रिस्तान ये कर दिए जाएंगे, मस्जिद ये कर दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो जहां पर प्रेयर्स हो रही है, जहां पर लोग कब्रिस्तान है, जहां पर स्कूल से, उनको थोड़ी कोई डिस्टर्ब किया।
जो गलत तरीके से कुछ चंद मुसलमानों ने जो वक्फ कानून का मिसयूज करके एक लैंड माफिया के रूप में वो जगह का इस्तेमाल किया है अपने पर्पस के लिए, पर्सनल के लिए। मुझे बताइए, 100 वक्फ कानून के पास, बोर्ड के पास इतनी जमीन थी, इनका सालाना इनकम 123 करोड़ रुपए आ रहा है। तो अगर गरीब मुसलमानों के लिए कितने यतीम खाने खोले, कितने स्किलिंग सेंटर खोले, कितने हॉस्पिटल्स खोले, कितने स्कूल्स खोले, कितने बच्चों को आपने पढ़ाई की। अरे भाई साहब, ये आपके कम्युनिटी से आ रही है, आपके कम्युनिटी के 99% लोग ये वक्फ कानून के फेवर में है, बिकॉज उनको पता है गरीब मुसलमान का इससे भला होने वाला है। 12,000 करोड़ का इनकम स्ट्रक्चर कमेटी का बोला था 2006 में आना चाहिए था, उस वक्त 120 करोड़ आ रहा था, अभी तो 30,000 करोड़ आना चाहिए। तो ये जो है सर प्रदीप जी और कोई भी कम्युनिटी को बहला फुसला के इन्होंने वोट की राजनीति सिर्फ की है, बाकी कुछ नहीं है। एंड इट इज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। हम अच्छा मुझे बताइए, मोदी साहब ने कौन सी स्कीम धर्म के आधार पर दी है? क्या आवास धर्म के आधार पर दी है? क्या उज्ज्वला योजना धर्म के आधार पर दी है? गैस कनेक्शन धर्म के आधार पर दी है? ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? और कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, 4% का रिजर्वेशन कर रहे सर। ये राजनीति इस तरीके से नहीं चल सकती। बाकर साहब, there's a fear among the Muslim community because क्या है कि आप सीएए सामने लेके आते हो, सीएए में कुछ नहीं है, बट उसके पीछे एनआरसी आ रहा है, उसके पीछे एनआरसी का डर है। आप सेक्रेट प्लेसेस, सुनिए ना, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, एक्ट बना हुआ है, मगर अलग अलग आप ही के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर सर्वे का पिटिशन फाइल करते हैं, इसको स्क्रैप करो करके पिटिशन फाइल करते हैं, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो और दूसरे आरएसएस कहता है कि हमें औरंगजेब के टोम से कोई मतलब नहीं है, मगर विश्व हिंदी परिषद उधर पहुंच जाता है, बोले हटाओ, बजरंग दल पहुंच जाता है हटाओ, देवेंद्र फडणवीस प्रश्न चिन्ह बोलते हैं कि हटेगा तो अच्छा ही है। तो ये क्या है? कंफ्यूज, आप एक समाज को आप कंफ्यूज करके उसको अटैक करें, ऐसे इनके मन में एक पैदा हो गया है, इसको कैसे दूर करेंगे बाकरे साहब? सर बीजेपी की सिंपल पॉलिसी है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। इनको आदत लगी है कि सालों से अपीजमेंट करके कोई कम्युनिटी को गुमराह करके उसके वोट लिए जाए। आप देखिए, जब ट्रिपल तलाक हटा था उसके बाद मुस्लिम महिलाओं को जो जस्टिस, सर वर्बल ट्रिपल तलाक हटा है, ट्रिपल तलाक नहीं हटा है, वर्बल ट्रिपल तलाक। जी हाँ, बोलिए वही सर जो मिसयूज हो रहा था उस चीज का, तो जो हटा है उसमें सर आज मुस्लिम महिलाएं की इतनी खुश है और वो बीजेपी की तरफ वोट कर रही है। आप मुझे बताइए, सीए कानून कभी मुस्लिमों के खिलाफ था ही नहीं। एक गलत तरीके का प्रचार करके एक आंदोलन खड़ा किया गया कि एनआरसी में आपकी नागरिकता जाएगी, सीए। अरे आपको अगर नेशनल सिटीजन रजिस्टर कोई बनता है तो देश के लिए अच्छा है, उसमें दिक्कत क्या है? सर वो तो डिमांड कांग्रेस की थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की डिमांड तो कांग्रेस की है ना सर। सर देखिए, कांग्रेस की जो डिमांड थी, और कांग्रेस आज अपने मूल मुद्दों से भी भटक चुकी है। कांग्रेस पार्टी आज कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है, उनको पता नहीं है कि हमको क्या अपोज करना है। लेकिन बाकरे साहब, मेरी आपसे एक ऑब्जेक्शन है, मेरी आपसे एक ऑब्जेक्शन, मेरा सवाल आपसे सर, एक चीज का जो प्रचार आपको करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर किरण रिजिजू साहब ने बात, I don't know why he didn't say it in such detail, but Mr. Amit Shah said it in great detail. I didn't watch what Mr. Amit Shah said in the Lok Sabha, but I did watch what he said in the Rajya Sabha. Sir, there's a very important point here. अमित शाह जी ने ये कहा, और सुनने वाली बात है, प्रजापति साहब और नासिर साहब जरा ध्यान से सुने प्लीज। He said this is not a law which will come into effect with retrospective effect. It will come into effect now. जो पुरानी चीजें हैं उनको किसी को टच नहीं किया जाएगा। नंबर एक, आपके जितनी मस्जिद हैं, आपके जितने दरगाह हैं, जितने आपके कब्रिस्तान हैं, जितनी भी आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। दिस इज व्हाट मिस्टर अमित शाह सेड, बट व्हाट ही आल्सो सेड वाज कि जहां जहां पर इलीगली कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, वी विल डेफिनेटली टेक इट बैक। That's it. तो इसका तो प्रचार आपको करना चाहिए सर बाकरे साहब। सर अब आप बोले काफी नहीं, आपने राज्यसभा का आपने भाषण सुना, लेकिन आपने अगर लोकसभा का भी भाषण सुना रहता, जो 46 मिनट का भाषण है, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है, अरे भाई कल जाके कोई भी धर्म का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सरकारी जमीन पे कब्जा करता है तो वो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सर, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। सरकार की जमीन जो है वो जनता की जमीन है और उसका गवर्नेंस के लिए। और दूसरा, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि हमारा इंटरफेरेंस है, किस जगह इंटरफेरेंस है? जो वक्फ बोर्ड है
वो वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, उसमें अगर बोर्ड को अगर कोई इश्यूज दिखते हैं, जैसा चैरिटी कमिश्नर, सर आप देखिए चैरिटी कमिश्नर को पूरे जो हिंदू टेम्पल्स के जो ट्रस्ट है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, उनके ऑडिट अकाउंट्स करने पड़ते हैं, And they pay tax. And they are taxed. उसमें if there is a transparency coming, why these people are getting agitated? क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो पोल खुलने वाली है, इनके जो लोगों ने इंकरेज करके जगह रखी है जिससे इनकम नहीं आ रहा है। सर गरीब मुसलमानों तक ये कभी फायदा पहुंचाया ही नहीं, और ये मतलब मुट्ठी भर लोग हैं। आप जब केसेस निकलेगी ना, देवेंद्र जी ने बोला है, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि 2000 से 2014 के बीच में आप देखेंगे चौंकाने वाले। सर आई होप यू स्टार्ट फ्रॉम 1995। सर why not by 2000? क्योंकि 1995 में सबसे बड़ा केस हुआ है सर। I was the editor of the Daily at that time and I remember we carried it. You know, I know, Nasir साहब knows what we are talking about. बट अगर कोई चीज गलत पहले भी हुई है तो सर उसके ऊपर हम पूरा जस्टिस करेंगे। I hope so. Sir, I would love to see that. Pradeep ji, एक second. I have to say this. I would love it. I would love to see you do that. But do you have the courage to do it? No. Wait a minute. Do you have the courage to do it? देखिए, फडणवीस announced it essentially. जी, sir, I am talking about the biggest case in Bombay. Sir, it was called Bombay at that time. यतीम बच्चियों की जमीन थी. It was an orphanage meant for Muslim girls, poor Muslim girls. Sir, do you have the courage to take action there? I am asking you, Bakre Saab. Sir, the action will be taken. Okay. Whoever is involved. और दूसरी बात मैं आपको I बताना hope so. चाहूंगा, इन्होंने बोला कि कौम के साथ मशवरा नहीं किया गया। Whosoever is ये एकदम involved. गलत बात है। That man is a multi-millionaire now. That man who JPC facilitated the deal is a multi-millionaire. 4 generations Bakre उसकी साहब, काम what you're करने की saying जरूरत is नहीं है right. उसको। Federal structure. What the सर accusation on you? एक मिनट में जेपीसी के बारे में बोलना चाहूंगा। हाँ, सर जी बोलिए। सर देखिए जेपी, इन्होंने जो बोला कि कौम के साथ कोई संवाद नहीं हुआ, ये एकदम गलत और झूठ बात है। सर जेपीसी का रिपोर्ट 946 पेज का है, जिसमें आप देखिए पूरे वक्फ बोर्ड के, पूरे हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को चांस मिला था, हर मुस्लिम जो संगठन है उनको चांस मिला था, हर स्टेट गवर्नमेंट को चांस मिला था, हर व्यक्ति। सर 1 करोड़ के ऊपर सजेशंस वक्फ बोर्ड में आए, तो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं हुआ है? कंसल्टेशन पूरे देश में मैसिव लेवल पे हुआ है। कंसल्टेशन तो इमरजेंसी लगाते वक्त नहीं हुआ था। आज आप जो बात कर रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं हुआ, वक्फ कानून का पूरा जेपीसी बाकरे साहब आपके खिलाफ एक आरोप लगा है, रिपोर्ट है जी। बाकरे साहब आपके खिलाफ आरोप है कि आप जान करके मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना चाहते हैं। You are trying to show the Muslim community down. Are you trying to do that? Not only that, आगे जाके you're defeating the federal structure of the constitution of democracy, because minority rights have been protected as per the constitution. It's your fundamental duty to protect minority rights. They cannot live eternally under the constant fear that something is going to continuously happen to them. And this is exactly what you're doing. Minorities are living under constant fear. So you are essentially destroying the federal structure of entire democracy and constitution, Bakre Saab. Are you doing that, sir? Bakre Saab. Sir, absolutely not. This is all I can say a nonsense propaganda which is being done. What I can say, आज आप बताइए कि मुस्लिम समाज को भी तो ग्रोथ के सर सब चीजें पैरामीटर्स मिल रहे हैं ना, वेयर वी आर पुटिंग स्पेसिफिक रिलीजन बेस्ड बेनिफिट्स और स्कीम्स। और दूसरा जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सर, ये ईवीएम का जो मशीन है, इसमें बार बार ये सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। इनको ना इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना कोई इंस्टीट्यूशन पे विश्वास है। हर चीज में उनको ऑब्जेक्शन लेना है। जब ये चुनाव जीतते हैं कर्नाटक में तो बहुत अच्छे से होता है ईवीएम, जब ये महाराष्ट्र में चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है, जब ये लोकसभा में महाराष्ट्र में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम बहुत बढ़िया है। तो सर इनका कैसा है कि एक पार्टी की बाकरे साहब कहने का मतलब ये हुआ, there is absolutely no attack on the federal structure. Show me one instance where there is an attack on the federal structure. तो बाकरे साहब, so they are in the opposition, they'll say so. What else do you expect? But बाकरे साहब तो कहने का मतलब ये हुआ, on one thing we'll hold you to it, that the actual value of the land which is being held by the Waqf board will be unlocked by this, and this will be utilized for the welfare of poor Muslims. यानी जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं उनके लिए जो actual land की value है वो that will be unlocked for the welfare of poor Muslims. Is that what you're doing, बाकरे साहब? सर दैट विल बी डेफिनेटली अनलॉक। आप देखिए, कोई मुझे केस पता चला है
कि जो 500 एकर्स में किसी 5 स्टार होटल को इन्होंने रेंट पे दिया है प्रॉपर्टी, जी, दिया है। 500 एकर्स 12,000 रुपए महीना पे दिया है सर। इतने ये मतलब इतने कौन से 1900 में रह रहे हैं क्या ये, कि आज के जमाने में जिसका इनकम होना चाहिए करोड़ों रुपए में, वो 12,000 रुपए में। सर इट इज डेफिनेटली अ लैंड माफिया। लैंड माफिया ने इसके ऊपर कब्जा किया था और मुसलमान वक्फ बोर्ड के थ्रू ये सब ऑपरेट कर रहे थे। अब देखिए, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे भी लोग निकले जो वक्फ बोर्ड को सामने करके, कुछ हिंदू भी निकल जाएंगे जिन्होंने एनक्रोच किया। मैं ऐसा नहीं बोलता किसी मुसलमान ने किया, हो सकता है कि कुछ इसमें लैंड माफिया भी हो। तो ये कांग्रेस और समाजवादी को सोचना Right, so let's go across to Nasser साहब। हर चीज को धर्म के नाम पर मत बांटिए सर। देश को हर चीज में धर्म के नाम पर बांटने की जो आपकी आदत है, इसके कारण देश एक बार टूट चुका है। आप दोबारा उसको उस तरफ लेके मत जाइए। So let me go